हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है? उम्मीद करते हैं आप सबकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छी चल रही होगी। इसमें जो है आरआरबी रेलवे ग्रुप डी द्वारा जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर, वो सभी कंप्लीट किया जा रहा है, जिसमें कि आपको चैप्टर वाइज साल पेपर जो है दिया गया है। ये बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होती है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण बुक होती है यूथ कंपटीशन टाइम्स की, जो कि लेटेस्ट बुक है 2025-26 की, जिसमें कि आपको आरआरबी रेलवे ग्रुप डी द्वारा पूछे गए सभी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के दिए गए हैं, जो कि वॉल्यूम 1 है लेवल 1 पोस्ट के लिए, जिसमें कि आपको सब्जेक्ट साइंस प्लस जीके सामान्य विज्ञान एवं जागरूकता का अध्यायवार साल पेपर दिया गया है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के 234 सेट इस बुक में दिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ये बुक जो है आधारित है टीसीएस बेस्ड पर, जिसमें कि आपको विस्तृत व्याख्या सहित हल इस बुक में दिया गया है, जिसमें आपको 23,400 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये क्लास जो है 1 होने वाली है, जिसमें आपको सब्जेक्ट जो है इंडियन पॉलिटी भारतीय राज व्यवस्था जो है कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें कि ये सभी टॉपिक जो है एक बाय एक करके कंप्लीट कराए जाएंगे। जिसमें आपको ये टॉपिक जो है समझ लीजिए कौन कौन से टॉपिक है। संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं, भारतीय संविधान के स्रोत, संघ एवं राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद एवं अनुसूचियां, प्रस्तावना, नागरिकता, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, केंद्रीय मंत्री परिषद और राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, जिसे बाद में रिपीट करके क्या कर दिया गया है तो नीति आयोग, पंचायती राज और आपात उपबंध, संविधान संशोधन, राजभाषा और भारत का महान्यायवादी, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय प्रतीक, प्रमुख आयोग एवं संवैधानिक संस्थाएं और राज्य व्यवस्था से जो भी विविध में मिसलेशियस जो भी क्वेश्चन अब तक के बने हैं, सभी को एक बाय एक करके कंप्लीट किया जाएगा। तो इसमें जो है सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है एक साथ आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें परीक्षा में प्रश्न जो है यहीं से आएंगे। इस बुक से जो है आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड। तो वीडियो को लाइक ना किए हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई ग्रुप हो तो उसमें ज़रूर वीडियो को सेंड कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, सेशन को करते हैं स्टार्ट। सेशन स्टार्ट करने से पहले हरिवंश राय बच्चन जी की ये बातें याद रखिएगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन से त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये जो है टीचिंग दर्पण का लोगो है फ्रेंड, आप सब जानते हैं। इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्जेक्ट है भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब तक के पूछे गए हैं आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में, वो सभी क्वेश्चन जो है एक बाय एक करके देखेंगे। और इसके पहले जो है इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी जो है आपका सब्जेक्ट कंप्लीट कराया जा चुका है इसी चैनल पे। यदि आप देखे ना हो तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा टीचिंग दर्पण, आपको मिल जाएगा। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इंडियन जियोग्राफी का, वर्ल्ड जियोग्राफी का कंप्लीट करा दिया गया है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और इस वीडियो में जो है भारतीय राज व्यवस्था से जो भी क्वेश्चन बने हैं अब तक के, वो सभी कंप्लीट किया जाएगा। लगभग इससे जो है आपको 400 क्वेश्चन जो है बने हैं अब तक के एग्ज़ाम में, तो वो सभी जो है कंप्लीट किया जाएगा एक बाय एक करके। इसमें जो है आपका टॉपिक है संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड
फीचर्स। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब तक के एग्जाम में बने हैं वो सभी क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसमें आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आय शब्द का अर्थ है राज्य के निर्वाचित प्रमुख से। किससे है? प्रभुत्व संपन्न से, गणराज्य से, समाजवादी से या लोकतांत्रिक से। ये पूछा गया है आपसे आरआरबी ग्रुप डी 1/9/2022 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग देखते रहिएगा कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया, किस शिफ्ट में पूछा गया है, यहाँ पर दिया रहता है, तो आप लोग देखते रहिएगा। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आय शब्द का अर्थ राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है। तो किससे है? तो ये गणराज्य से है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गणराज्य जो है आपका विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर फैक्ट दिया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आय शब्द गणराज्य का अर्थ होता है कि राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है। राज्य का निर्वाचित प्रतिनिधि एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है और उसका पद जो है वंशानुगत नहीं होता है, अर्थात पिता के बाद बेटे का और बेटे के बाद उसके बेटे का, ये जो है वंशानुगत पद नहीं होता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है? धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, सरकार का संसदीय रूप या मौलिक अधिकार करता है। तो इनमें से आपको बताना है। तो इसमें जो है संघवाद जो है करता है। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में संघवाद की विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को प्रदर्शित करती है। संघवाद सरकार का एक स्वरूप है जिसमें शक्ति को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय शासन के बीच जो है विभाजित किया जाता है। संघवाद एक बड़ी राजनीतिक इकाई के भीतर विविधता और क्षेत्रीय स्वायत्तता के समायोजन की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आपको बताना है इनमें से भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान के संदर्भ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सचिदानंद सिन्हा को। उसके बाद जो है अस्थायी अध्यक्ष जो है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है? अखिल भारतीय सेवाएं, प्रतिनिधित्व की असमानता, सशक्त केंद्र, संविधान की नम्यता न होना। तो इनमें से कौन सा गलत है? तो डी विकल्प गलत है फ्रेंड। इसमें कह रहा है नम्यता न होना, जबकि नम्यता और कठोरता दोनों से मिलकर के भारत का संविधान का निर्माण हुआ है। यहाँ पर फैक्ट जो है दिया गया है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता क्या है? तो अखिल भारतीय सेवाएं, जो कि अनुच्छेद 312 में दिया गया है। प्रतिनिधित्व की असमानता राज्यसभा अनुसूची 4 में दिया गया है। सशक्त केंद्र दिया गया है। उसके बाद राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में। राज्य सूची पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 249 में। आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 और 360 में दिया गया है। आगे भारत का संविधान न तो लचीला है, नम्य है और ना ही कठोर अनम्य है, बल्कि यह दोनों से मिला जुला रूप है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में आपको फंसाने के लिए जो है दे देगा, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य दिया गया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, N गोपास्वामी थे या अल्लाधी कृष्ण स्वामी अय्यर थे
या सैजियो मुल्ला सदुल्ला थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है कौन थे, तो ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था। 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया गया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फैक्ट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मसौदा समिति का गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को। और इसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य शामिल थे। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है मसौदा समिति में कितने सदस्य जो है शामिल थे, तो 7 सदस्य शामिल थे। और जिनका अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है? पहला पॉइंट है कि राज्य के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध व्यक्तियों के अधिकारी को कहा जा सकता है। यह सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को कहा जाता है। या प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद को कहा जाता है। या बहुस्तरीय सरकार संघ, राज्य और स्थानीय को कहा जाता है। तो इसमें डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा और भारत सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम संघ और राज्य एवं स्थानीय शासन को कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? नहीं आपसे पूछ रहा है। संघवाद की स्थापना, सरकार का संसदीय स्वरूप, मूल अधिकार या सामंतशाही को प्रोत्साहन। तो इसमें डी विकल्प आपका गलत है। इसमें कह रहा है सामंतशाही को प्रोत्साहन, ये विकल्प आपका गलत है। संघवाद की स्थापना जो है सरकार का संसदीय स्वरूप, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व आदि का भारत के संविधान में उल्लेख किया गया, जबकि सामंतशाही को प्रोत्साहन भारतीय संविधान का अंग नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला गणतंत्र दिवस इनमें से किस वर्ष मनाया गया था? 1947 में, 1949 में, 1950 में या 1948 को मनाया गया था? भारत का पहला गणतंत्र दिवस जो है 1950 को मनाया गया था। भारत का पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था और भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण राज्य बन गया था। इसी दिन को भारत पूर्ण गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है और संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है संविधान कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रस्तुत किया था? मोतीलाल नेहरू ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रस्तुत किए थे? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है, उद्देश्य के कथन या प्रस्ताव जो है, ये किए थे जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में जो है किया गया था और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए और तथा 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उस देश प्रस्ताव के साथ कार्यवाही जो है प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? BR अम्बेडकर ने, MN राय ने, BN राय ने या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो MN राय ने दिए थे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा भारत का विचार पहली बार MN राय ने सन 1934 में दिया था
और 1946 में क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद कैबिनेट मिशन आया और इस मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार किया, जिसे संविधान सभा नाम दिया गया और मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियाँ हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। देख लीजिए फ्रेंड, फिर से ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, तो आप लोग देखते रहिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है, सभी क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल थे या जवाहरलाल नेहरू थे या डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार किया था जिसे भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था तथा इसी रूप में संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ एवं भारत एक गणराज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सबको पता होगा 26 नवंबर को मनाया जाता है, 15 अगस्त को या 14 अप्रैल को या 6 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को और 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती होती है। भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 150वीं जयंती से किया गया और भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। पूर्ण रूप से जब पूछा जाए तो 26 जनवरी 1950 का ऑप्शन जो है आप लोग टिक कीजिएगा। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा या कैबिनेट मिनिस्ट्री प्लान के द्वारा या कैबिनेट मिशनरी प्लान के द्वारा या कैबिनेट मिनिस्टर्स प्लान के द्वारा। तो संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से कैबिनेट मंत्रियों का 3 सदस्यीय समिति, जिसके सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर थे और जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना की और तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की, जिससे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा। तो 26 जनवरी 1947 को या 26 नवंबर 1950 को या 15 अगस्त 1947 को या 22 जुलाई 1947 को जो है ये अपनाया गया था। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को, तिरंगे को, झंडे को कब अपनाया था, वही पूछा जा रहा है आपसे। तो ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया और राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की 36 पट्टी है। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे जो है गहरे हरे रंग की पट्टी है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई, यदि लंबाई और चौड़ाई पूछे तो लंबाई इसका 3 होता है अनुपात
और चौड़ाई जो है 2 होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये चौड़ाई पहले दे देता है, लंबाई बाद में। तो चौड़ाई यदि पहले पूछा रहे तो चौड़ाई आपको 2 बताना है और लंबाई जो है बाद में, तो लंबाई इसकी 3 बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ये उल्टा करके भी एग्जाम में पूछा जाता है। सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र है और जिसमें जो है 24 तीलियां हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सबसे पहले तिरंगे झंडे का जो है डिजाइन किसने तैयार किया था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत से जो भी क्वेश्चन अब तक के पूछे गए हैं उसको एक बाय एक करके देखेंगे। भारत के संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य या एकल नागरिकता ली गई है। तो इनमें से पूछ रहा है फ्रेंड, तो इनमें से जो है भारत के संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है, तो एकल नागरिकता ली गई है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है। एकल नागरिकता एक व्यक्ति को एक समय में केवल एक देश में ही नागरिक होने की अनुमति देती है। भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा इनमें से किस देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषताएं ली गई हैं। ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, यूएसएसआर से या आयरलैंड से ली गई है। इनमें से आपको बताना है। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान की विशेषता का ये स्रोत जो है, विशेषता एक तरफ दिया गया है, स्रोत किस देश से लिया गया है। व्यापार की स्वतंत्रता या समवर्ती सूची या पूछा जाए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संघ एवं राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आपात उपबंध यदि पूछे कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है। और मूल कर्तव्य तो पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य कहाँ से, तो पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य पूछे तो अमेरिका से लिया गया है। गणतंत्र जो है फ्रांस से लिया गया है। ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है। इनमें से पूछ रहा है कि भारत के संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से, यूएसए से या कनाडा से या यूके से लिया गया है। तो ये लिया गया है कनाडा से। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। भारतीय संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली कनाडा के संविधान से लिया गया है और राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने की व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति आदि विशेषताएं भी कनाडा के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से तथा संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से, यूनाइटेड किंगडम से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या न्यूजीलैंड से लिया गया है। तो भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान मूलतः जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रेरित है और इसके कुछ प्रावधान अन्य देशों के संविधान से प्रेरित है, जैसे मूल अधिकार, विधि के शासन संरक्षण, नैसर्गिक न्याय एवं न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सभी जो है लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है। एकल नागरिकता, विधि शासन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत या सरकार की संसदीय प्रणाली ली गई है।
तो इनमें से पूछा जा रहा है आपसे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? तो ये राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, जिसे DPSP कहते हैं, ये लिया गया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है एग्जाम में। फ्रेंड, अब तक वीडियो को लाइक न किए हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट कीजिएगा फ्रेंड। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है, और इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। और नीति निर्देशक तत्व को 3 मुख्य श्रेणियों यथा समाजवादी, गांधीवादी और उदार बुद्धिजीवी में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रावधानों के अंगीकरण हेतु भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान पर विचार किया गया था? आयरलैंड के संविधान पर, फ्रांस के संविधान पर, ऑस्ट्रेलिया के संविधान पर या कनाडा के संविधान पर विचार किया गया था? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रावधानों के अंगीकरण हेतु भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान पर विचार किया गया था? तो ये फ्रांस के संविधान पर विचार किया गया था। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में इन तीनों को लोकतंत्र की आत्मा के तौर पर परिभाषित किया गया है, और इनके बिना किसी स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों से संबंधित खंड से अंगीकृत किया गया है? इंग्लैंड से, USSR से या जर्मनी से या USA से किया गया है? भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य आपसे पूछा जा रहा है, संबंधित खंड जो है अंगीकृत किया गया है, तो ये USA से अंगीकृत किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों, मौलिक कर्तव्य आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड। मौलिक अधिकार जो है ये USA से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य जो है USSR से लिया गया है। तो आप लोग विकल्प जो है बना लीजिएगा, USSR से जो है मौलिक कर्तव्य लिया गया है, मौलिक अधिकार जब पूछे तो ये USA से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य जो है ये USSR, जिसे सोवियत संघ अर्थात रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई है? तो ये अमेरिका से, इंग्लैंड से, चीन से या आयरलैंड से ग्रहित की गई है? तो ये किया गया है इंग्लैंड से, ध्यान रखिएगा। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से संवैधानिक तत्वों को लिया गया है, जैसे संसदीय सरकार की अवधारणा इंग्लैंड से, प्रस्तावना जो है अमेरिका से, तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? इटली से, आयरलैंड से, फ्रांस से या अमेरिका से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है फ्रांस से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व अर्थात भाईचारे का विचार जो है फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है, जबकि प्रस्तावना का विचार अमेरिका से और तथा प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? फ्रेंच क्रांति से, जर्मन क्रांति से, अमेरिकी क्रांति से या रशियन क्रांति से प्राप्त करता है? तो ये प्राप्त करता है रशियन क्रांति से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द रशियन क्रांति से प्रेरित है और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता
शब्दों को जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका संघ एवं राज्य थे, यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब तक के बने हैं उसको देखेंगे एक बाय एक करके। आप वीडियो को लाइक ना किए हों तो कर दीजिए, चैनल पर नए हों सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सभी सब्जेक्ट जो है आपको इसी चैनल पे कराया जाएगा, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके अवश्य रख लीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या नागालैंड में किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है और यह अनुच्छेद राज्य के अस्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार को शक्ति प्रदान करता है तथा उन अस्थायी निवासियों को विशेषाधिकार प्रदान करता है, जबकि यह अनुच्छेद अन्य राज्यों के निवासियों को कार्य करने या संपत्ति के आधार से वंचित करता है। वर्तमान स्थिति के अनुसार जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर को दो भागों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी 1947 में, 1950 में, 1948 में या 1949 में शामिल हुआ था। तो ये शामिल हुआ था वर्ष 1950 में। उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी बिहार से अलग होकर के, और इस उपलक्ष्य में 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस के रूप में यह मनाया जाता है और जिसे उत्कल भी कहा जाता है, उत्कल महोत्सव। आगे चलकर सन 1950 में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 371A निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर के, नागालैंड के या सिक्किम के या हिमाचल प्रदेश को ये प्रावधान जो है किया गया है? तो ये किया गया है नागालैंड को। अनुच्छेद 371A में नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जबकि विशेष प्रावधान वाले राज्य और उससे संबंधित अनुच्छेद निम्न प्रकार हैं, जो कि यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। महाराष्ट्र एवं गुजरात अनुच्छेद 371, नागालैंड अनुच्छेद 371A, असम जो है अनुच्छेद 371B में, मणिपुर जो है अनुच्छेद 371C में और आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना अनुच्छेद 371D में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1949 में भारत का हिस्सा बना था सिक्किम, मेघालय, मणिपुर या त्रिपुरा बना था? तो इनमें से पूछा जा रहा है 1949 में भारत का हिस्सा कौन सा राज्य जो है बना था? तो ये बना था त्रिपुरा। ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता के पश्चात त्रिपुरा जो है 1949 में भारत का हिस्सा बना तथा 1 जुलाई 1963 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। आगे चलकर 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा भी दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 जनवरी 1972 को का गठन किया गया था? 21 जनवरी 1972 को किसका या किस राज्य का गठन जो है किया गया था, वो आपसे पूछा जा रहा है। तेलंगाना का, उड़ीसा का या मेघालय का या गोवा को? तो 21 जनवरी 1972 को जो है मेघालय राज्य का गठन किया गया था। यहाँ पर दिया गया है मेघालय राज्य जो है इसका गठन 21 जनवरी 1972 को किया गया था। ध्यान रखिएगा। तेलंगाना राज्य पूछा जाए तो 2 जून 2014 को इसका गठन किया गया था। उड़ीसा राज्य यदि आपसे पूछा जाए तो 26 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था और गोवा राज्य का
30 मई 1987 को किया गया था। तेलंगाना भारत के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया है? तो कौन सा राज्य जो है हाल ही में बनाया गया है वो आपको पता है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना को, छत्तीसगढ़ को या झारखंड को? तो तेलंगाना को बनाया गया है 2019 में। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना राज्य का गठन हुआ और यह भारत का 29वां राज्य है। हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में अमरावती को विकसित किया गया था। वर्तमान स्थिति के अनुसार जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर को 2 भागों में जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में बांट करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भौगोलिक राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत संघ के सबसे छोटे राज्य के रूप में अब बनाया गया था। 28वें, 30वें राज्य के रूप में या 27वें राज्य के रूप में या 29वें राज्य के रूप में? यदि आप लोग फैक्ट को ध्यान से देखे होंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि 29वें राज्य के रूप में। तो इसका विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, सभी फैक्ट आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, उसी में से क्वेश्चन बनता है। आगे जो कि नेक्स्ट टॉपिक है आपका अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप तक के पूछे गए हैं सभी को एक बार ये करके देखेंगे। पंचायत के गठन से संबंधित अनुच्छेद 243D संबंधित है ग्राम सभा से पंचायतों के गठन से, पंचायतों में सीटों के आरक्षण से या पंचायतों की संरचना से संबंधित है। तो ये संबंधित है फ्रेंड पंचायतों में सीटों के आरक्षण से। पंचायत के गठन से संबंधित अनुच्छेद 243D पंचायत में सीटों के आरक्षण से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 243D में निहित प्रावधानों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं की 1/3 सीटें और संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आने वाली पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर अध्यक्ष के 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां के साथ अनुच्छेद कितने हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां के साथ अनुच्छेद कितने हैं? 378, 448, 484 या 336 है। तो आपको बताना है। तो इसमें जो है आपका 448 हो जाएगा। मूल संविधान में पूछे तो 395 अनुच्छेद और 22 भाग और जो है 8 अनुसूचियाँ, ये सभी आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने? तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां हैं और वर्तमान में गणना के हिसाब से संविधान में 448 अनुच्छेद हो गए, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हो गई है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार एडवाइजरी जुडिशियन प्रदान करता है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 133 या अनुच्छेद 132 या अनुच्छेद 142 प्रदान करता है? तो इनमें से आपको बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। ये प्रदान करता है अनुच्छेद 143। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 भारत के उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावनाएं हैं, तो ऐसी प्रकृति और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस
पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है तो वह प्रश्न को विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देशित करेगा और उच्चतम न्यायालय वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है। नहीं आपसे पूछा जा रहा है अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 25 जो है नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है। तो मूल अधिकार से जो संबंधित नहीं है उसको बताना है, तो अनुच्छेद 40 जो है संबंधित नहीं है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 40 मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है और इसमें जो है कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और इन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा, उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है। मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में निहित है। ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 56 या अनुच्छेद 66 में दिए गए हैं। किस में जो है दिया गया है, तो ये दिया गया है अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी ऑफ जनरल जो है ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी भी संसद में जो है चले जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है और उसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है तथा ऐसा प्राथमिक प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति अवधारित करें। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान का प्रावधान भारतीय संविधान का मानव तस्करी और जबरन श्रम निषेध से संबंधित अनुच्छेद आपसे पूछा जा रहा है। तो ये अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 26 या अनुच्छेद 28 या अनुच्छेद 23 है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन जो है कई बार जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है, तो अनुच्छेद 23 जो है संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 जो है ये मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है और इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा आरोपित करने से निर्वाचित नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति को प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 282 में, अनुच्छेद 281 में, अनुच्छेद 283 में या अनुच्छेद 280 में जो है इसका प्रावधान किया गया है। तो ये किस में जो है प्रावधान किया गया है आपसे पूछा जा रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 280 में। ध्यान रखिएगा, किस में, अनुच्छेद 280 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे वित्त आयोग का गठन करता है और यह एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। यह एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है। वित्त आयोग के सदस्यों की अर्हता निर्धारित करने के लिए संसद द्वारा वित्त आयोग अधिनियम 1951 पारित किया गया है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे और वर्तमान में 16वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों
में मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 5 से 11 से, या अनुच्छेद 36 से 51 में, अनुच्छेद 52 से 78 में, अनुच्छेद 12 से 35 में प्रावधान किया गया है। तो ये प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान किया गया है? मूल अधिकार आपसे पूछा जा रहा है। अनुच्छेद 5 से 11 में, अनुच्छेद 36 से 51 में, या अनुच्छेद 52 से 78 में, अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। तो ये अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है मूल अधिकारों के प्रावधान, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान है और मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य एवं व्यक्ति दोनों के कृत्यों से सुरक्षा प्रदान करता है और मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। अगस्त 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में संलग्न नहीं किया जाएगा? तो ये प्रावधान जो है किस में किया गया है? आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका विकल्प जो है यहाँ पर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 19 में कहा गया है, या अनुच्छेद 27 में कहा गया है, या अनुच्छेद 32 में कहा गया है, या अनुच्छेद जो है 24 में कहा गया है। तो ये अनुच्छेद जो है 24 में कहा गया है। अनुच्छेद 23 और 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध जो है इसमें प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में खतरनाक रोजगार में संलग्न नहीं किया जाएगा। बच्चों को ऐसी सुरक्षा और देखभाल का अधिकार होगा जो उसके कल्याण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है? निम्न में से किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है? अनुच्छेद 122 में, अनुच्छेद 145 में, अनुच्छेद 114 में, या अनुच्छेद 111 में प्रावधान है? तो ये जो है दिया गया है अनुच्छेद 111 में। भारत के राष्ट्रपति की वीटो पावर निषेधाधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में उपबंधित है और वीटो पावर निषेधाधिकार 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण वीटो, निलंबकारी वीटो और पॉकेट वीटो है। अत्यंतिक वीटो जो होता है, जब विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता है तब विधेयक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो इसे अत्यंतिक वीटो कहा जाता है। आगे निलंबनकारी वीटो क्या है? तो निलंबनकारी संसद किसी विधेयक को पुनः विचार करने के लिए किसी विधेयक को वापस करने की शक्ति को निलंबित वीटो कहा जा सकता है। और पॉकेट वीटो किसे कहते हैं? तो विधेयक पर कार्रवाई न करने के राष्ट्रपति की शक्ति को पॉकेट वीटो कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 निम्न में से किसे अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? ये प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को या लोकसभा अध्यक्ष को प्रदान करता है? तो ये जो है किसको प्रदान करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये राष्ट्रपति को प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है और अनुच्छेद 213 राज्यपाल को
अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 63 यह उपबंध करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची की शक्तियां प्राधिकरण और उत्तरदायित्व से संबंधित है। केंद्र से, पंचायतें से या राज्यों से संबंधित है या शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है। तो ये संबंधित है शहरी निकाय स्थानीय जो है निकायों से संबंधित है। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियों प्राधिकरण और उत्तरदायित्वों से संबंधित है। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया और इसके तहत भाग 9 नगर पालिकाएं नाम से एक नया भाग जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्य से आपसे पूछा जा रहा है कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। तो 12 से 35 जो है संबंधित होता है। यहाँ पर विकल्प देख लीजिए पहले। भाग जो है 5A में दिया गया है जो कि अनुच्छेद 52A होता है और भाग 6A में दिया गया है जो कि अनुच्छेद 51A है। भाग जो है 6A में दिया गया है अनुच्छेद 53A में, या भाग जो है 4A में दिया गया है जो कि अनुच्छेद 51A में है। तो ये जो है किससे रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड है फ्रेंड, भाग जो है 4A और अनुच्छेद इसका 51A है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। भारतीय संविधान का भाग 4A अनुच्छेद 51A का संबंध मौलिक कर्तव्यों से है और मौलिक कर्तव्यों की संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था और मौलिक अधिकार यदि पूछे तो ये अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में 2002 में संशोधन किया गया था और एक खंड के को शामिल किया गया था जिसमें कहा गया था कि जो माता पिता या संरक्षक उन्हें 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को जैसा कि मामला हो शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। तो ये अनुच्छेद 57B में कहा गया है या अनुच्छेद 44A में कहा गया है या अनुच्छेद 51A में या अनुच्छेद 55B में कहा गया है। तो ये अनुच्छेद जो है 51A में कहा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में संशोधन करके 2002 में खंड के जोड़ा गया और इस खंड में कहा गया है कि माता पिता या अभिभावक अपने 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। यह संशोधन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों के हनन के मामले में भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है। अनुच्छेद 35 से या अनुच्छेद 34 में दिया गया है या अनुच्छेद 32 में या अनुच्छेद 33 में दिया गया है। तो ये जो है अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है और इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा भी कहा है। एक मौलिक अधिकार जो भारत के प्रत्येक नागरिकों को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजता का अधिकार जो है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस के एस पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त बनाम 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी, मुख्य रूप से भारतीय संविधान के से संबंधित है। तो यह किस अनुच्छेद से संबंधित है। अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 18 से, अनुच्छेद 20 से या अनुच्छेद 21 से संबंधित है। तो ये जो है अनुच्छेद 21 से संबंधित है। ध्यान रखिएगा। निजता जो है का अधिकार जिसे जो है वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त बनाम 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में
मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। मुख्य रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से संबंधित है और संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का विवरण दिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है और भारत का संविधान जो है भारत का संविधान में 6 मूल अधिकार प्रदान करता है। कौन कौन सा, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है समता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 1922 में 19 से लेकर के 22 में दिया गया है और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का जो है अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है? 42 और 45, 44 या 43 संबंधित है। तो ये संबंधित है 44, अनुच्छेद 44। ध्यान रखिएगा, एक समान कह रहा है तो एक समान इनमें से देखने में कौन सी अंक जो है दिख रही है? तो आप सबको मालूम होगा 4 और 4 एक समान है, तो ये विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। आप लोग ट्रिक आजमा लीजिएगा, आपका जो है सही हो जाएगा। तो एक समान कह रहा है, 4 और 4 जो है एक समान होते हैं, एक समान मतलब एक तरह दिख रहे हैं, तो इसलिए इसका विकल्प जो है अनुच्छेद 44 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है नीति निदेशक तत्व को अंतर्गत अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता संहिता से संबंधित प्रावधान किया गया है। नीति निदेशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और मूल कर्तव्य पूछे तो कहाँ से लिया गया है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है वो भी बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, कई बार बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 15 करता है। तो धर्म की स्वतंत्रता जो है ये किससे रिलेटेड है? तो अनुच्छेद किससे रिलेटेड है? तो ये अनुच्छेद जो है 15 से 18 में दिया गया है, धर्म की स्वतंत्रता। ध्यान रखिएगा, इसमें डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 15 धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और 18 जो है वो उपाधियों का अंत जो है उसमें दिया गया है। अनुच्छेद जो है 15 के अनुसार राज्य नागरिकों के बीच धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 243 से संबंधित है, अनुच्छेद 245 बी या अनुच्छेद 242 बी संबंधित है या अनुच्छेद 244 ए संबंधित है। ये किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा से संबंधित है? ग्राम सभा से आपसे पूछा जा रहा है कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो यह अनुच्छेद 243 ए संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। भारतीय संविधान के भाग जो है 9 के अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा का वर्णन है और ग्राम सभा ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समिष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में राष्ट्रीयकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय अभिप्रेत है और ग्राम पंचायत का उल्लेख राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में किया गया है। तो ये सभी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 51 है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यहाँ से, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। वीडियो को अब तक लाइक न किए हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसका PDF जो है टेलीग्राम टीचिंग दर्पण ज्वाइन करके रखिएगा फ्रेंड। जब पूरी बुक जो है कंप्लीट हो जाएगी आप लोग को उसमें PDF जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई ग्रुप हो फ्रेंड तो उसमें ज़रूर इस वीडियो को सेंड कर दीजिएगा।
और कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।